हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं हमारा 9th क्लास का लास्ट चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी से है, हिंदी मीडियम का है। ठीक है, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज़ आवर लास्ट होगा अपना ये चैप्टर 12वां। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में से कुछ चैप्टर हटा कर अब 12 ही बचे हैं। 2022 के एडिशन में रिमूव कर दिया गया था। अब इसमें अपने पास कुछ एक चैप्टर है, जिसका ये लास्ट चैप्टर मान टोटल 12 है। ठीक है ना, चलिए तो इसको सीखते हैं। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए, जिससे कि हमारे जितने भी न्यू वीडियो जाएँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे मेरे गाइज। ठीक है, तो भाई अपने पास है खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज अपना ये है, और इसको हम पढ़ने वाले हैं खाद्य संसाधनों में सुधार। देखो, आप लोगों को पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर जो अपने देश के अंदर अनाज आया करता था अमेरिका से, तब ऐसी हालत थी अपने देश की कि अमेरिका के अंदर जो अंग्रेज लाते थे, अमेरिका से इंपोर्ट करते थे उसे, तो अमेरिका के अंदर गाय भैंसों को धरने वाला जो भूसा होता, मतलब जो नाज होता ना, वो अपने यहाँ के लोगों को खिलाया जाता था। क्योंकि उस टाइम पे अपने देश के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, इतना नाज का उत्पादन नहीं था। जनसंख्या भी लगभग कम ही थी, 17-18 करोड़ के करीब होगी शायद। उस टाइम पे जनसंख्या भी कम थी, देश बड़ा था, भूभाग की कमी नहीं थी अपने पास, लेकिन बंजर पड़े हुए थे और टेक्नोलॉजी थी नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम आज़ाद 1857 में 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, और आज़ाद होने के बाद से अपना देश पर डे विकसित होता जा रहा है। ठीक है ना, हम अभी विकासशील हैं, लेकिन विकसित की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हर टेक्नोलॉजी में अपना देश आगे बढ़ चुका है। साथ ही साथ जो खाने की चीज़ें हैं, ठीक है, अनाज, अब हमें बाहर से गेहूँ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बाहर यहाँ से कहीं और इंपोर्ट कर देते हैं। इतना गाँव गेहूँ यहाँ पे उत्पादन होता, हर एक कोई सी भी फसल क्यों ना हो, मक्का को छोड़कर। ठीक है ना, और देखा जाए अपना जो क्या बोलते हैं बासमती चावल, बासमती चावल को जीआई टैग मिला हुआ है, और काफ़ी देशों में इसको मतलब भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये बहुत बढ़िया सुधार हुआ है, और उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ने वाले। ये किसानों से बेसिस एक अपना पूरा का पूरा चैप्टर है। इसमें सारी चर्चा किसान के बारे में की गई है। साथ ही साथ हमें कौन सी चीज़ से क्या चीज़ मिलती है, कितनी हमें वसा मिलती है, कितना हमें प्रोटीन मिलता है, कितना हमें विटामिन मिलता है, और किस चीज़ से मिलता है, किस अनाज से मिलता है, किस दाल से मिलता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में दी गई है। तो स्टार्टिंग में ही दिया गया है कि हम जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, जितने भी जीवधारी हैं सभी को किसकी ज़रूरत पड़ती है भाई? भोजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? भोजन की ज़रूरत पड़ती है। बिना भोजन के कुछ भी चीज़ें संभव नहीं है। ठीक है ना, सभी को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, और बिना भोजन की कोई भी चीज़ संभव नहीं है। ठीक है, अगर हम भोजन नहीं खाएं, है ना, तो आप लोग समझते हो क्या होगा फिर अपना? क्या होगा अपना कालिया? अरे कालिया, बताओ फिर अपना क्या होगा? तो फिर अपना कुछ नहीं होगा भाई। अगर अपने पास क्या नहीं रहे, भोजन नहीं रहे, तो अपनी हालत हो जाएगी पतली। ठीक है ना, और हम क्या नहीं कर पाएंगे? सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे हम? सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखो भोजन से हमें क्या मिलता है। भोजन से हमें देखो ये जो लाइन वाइज अपना लाइन वाइज लाइन जो सेशन है, लाइन वाइज लाइन जरूर है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। भोजन से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, खनिज लवण आदि हमें भोजन से ही मिलते हैं। ठीक है ना, भोजन से ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध होती है, और ये सब चीज़ें अपने शरीर को चाहिए। कुछ बड़ी मात्रा में चाहिए तो कुछ सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्राय आपको पता है धीरे धीरे भारत की जनसंख्या क्या होती जा रही है भाई? अधिक होती जा रही है। अभी अपनी जो जनसंख्या है ना मेरे भाई, कितनी हो चुकी है भाई? भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है।
बहुत, मानी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की 143 करोड़, ठीक है ना, 143 करोड़। अब सोचो इतनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए भी तो अनाज चाहिए। तो उसके लिए भारत में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। मैन पावर तो अपने पास है, विश्व में सबसे ज़्यादा यूथ भारत में है। कहाँ है, यूथ भारत में है, तो मैन पावर तो है अपने पास, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है। तो टेक्नोलॉजी की भी काफ़ी सारे विकसित हो चुकी है अपने में। मतलब पहले बैलों से अगर किसी खेत को जोता जाता था, आज 3 दिन लगते थे, आज ट्रैक्टर 1 घंटे में उस काम को करके खत्म काम कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब इतनी जनसंख्या हो गई तो इसको खाने पीने को भी तो चीज़ें चाहिए, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी, उगाने लगे लोग और भी चीज़ें, ठीक है। और पानी की जहाँ जहाँ जरूरत थी, भारत में आजकल लगभग जहाँ आसपास बांध, हर जगह नहर जा रही है, नलकूप है, कुएं हैं, ठीक है ना, बोरवेल करवाते हैं लोग, ओके, और उससे सप्लाई की जा रही है। और अभी तो आप लोगों को पता है राजस्थान के अंदर भी एक ERCP का गठन हुआ है, और ERCP लॉन्च कर दिया है सरकार ने। मतलब राजस्थान के 21 जिलों में अब नहर आने वाली है, और साथ ही साथ पीने के लिए भी पानी आने वाला है, ठीक है ना। और बिल्कुल अभी जो अपना बचा हुआ क्षेत्र है उसमें अच्छे से फसल पैदा होगी, कहीं किसी व्यक्ति को गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चले तो भाई आगे, क्योंकि जब गांव में कृषि होती है तो काफ़ी रोजगार क्रिएट होता है उससे। और जब खेती नहीं रहेगी तो रोजगार क्रिएट नहीं होगा। भाई अगर कोई खेत लगाएगा तो उसको काटने के लिए भी चाहिए, उसमें पानी देने वाला भी चाहिए, ठीक है ना, तो रोजगार तो मिलता है डेफिनेट। और सबसे ज़्यादा जो कार्य होता है इसी क्षेत्र में होता है ना, कृषि प्रोसेसिंग में ही चलता है अपना। तो धीरे धीरे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और देश को काफ़ी सारे अनाज की भी ज़रूरत पड़ेगी, पशुधन भी है। लोगों ने जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो पशुधन की भी तो जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि पालने वाले ज़्यादा है, दूध की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, दही की भी ज़रूरत पड़ेगी, घी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ी तो भाई नाज बढ़ा तो उसके लिए काफ़ी सारी क्रांतियाँ हुई। श्वेत क्रांति हुई दूध के लिए, हरित क्रांति हुई जो फसलें हैं उनके लिए, ठीक है। श्वेत क्रांति हुई तो दूध उत्पादन हुआ, माने अच्छी अच्छी नस्ल के लोग बाग भैंस रखने लगे, अच्छी नस्ल की गाय रखने लगे, अच्छी नस्ल की क्या रखने लगे, बकरियां रखने लगे, जिससे कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ा। जो फालतू की चीज़ें थी उसको हटाया, ठीक है। फसलों के अंदर संकरण करवाया, जिससे कि अच्छी उत्तम नस्ल की जो बीज है वो तैयार हो सके। गाय भैंस और बकरियों में भी ऐसा ही उत्तम नस्ल के संकरण करवाए गए, जिससे कि अच्छी जो नस्ल है इसकी मतलब अच्छी नस्ल बढ़े, ठीक है ना। तो सब कुछ यही चल रहा है आजकल, सब चीज़ में क्रांति चल रही, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे अपना हरित क्रांति हो, चाहे अपना अंडा वाली क्रांति, रजत क्रांति हो, ठीक है ना। और काफ़ी सारी क्रांति है ना, विटिकल्चर का पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो श्वेत क्रांति हुई दूध के लिए, हरित क्रांति हुई, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के भारत के जनक माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन। अब देखो जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई साहब आवश्यकता भी बढ़ेगी चीज़ों की। क्या बढ़ेगी भाई, आवश्यकता भी बढ़ेगी, ठीक है ना। खाने वाली चीज़ों के लिए भी बढ़ेगी। अब पर्यावरण में असंतुलन भी होगा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसी बात थोड़ी है, तो पर्यावरण में असंतुलन भी होगा, क्योंकि लोग जंगलों को काट काट के क्या बना रहे हैं, खेत बना रहे हैं, सपाट बना रहे हैं। तो हमारे पर्यावरण को भी इस क्या होगा, संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति पहुंचाए, ठीक है। क्या पहुंचाए भाई, क्षति पहुंचाए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए भाई आगे, संचित फसलों से कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। खाद्य सुरक्षा उनके लिए उनके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है, ठीक है ना। माने अपने देश की मैक्सिमम जनसंख्या जीवन यापन के लिए ही कृषि करती है, बिजनेस के लिए नहीं करते। बेचते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत बेचते हैं, जो बड़े लेवल के किसान हैं वही जो ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं वही बेचते हैं। अदरवाइज लोगों के पास इतनी ज़मीनें बची नहीं है कि भाई हाँ इतना उगा ले कि खुद भी अपने काम में ले ले, दूसरों के पास बेच दें, ठीक है। यूपी MP राजस्थान, यूपी MP हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया,
और अपना हाँ देखें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, इधर की साइड हम चलते हैं तो जैसे पश्चिम बंगाल है। तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर काफ़ी गेहूँ गेहूँ जो पैदा होता है अपना पंजाब हरियाणा, पंजाब है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है, एमपी में, इसमें बहुतायत मात्रा में होता है। बड़े किसान हैं यहाँ पर, ये क्या करते हैं गेहूँ बेच देते हैं, एक्स्ट्रा बहुत होता है इनके पास, ठीक है ना, तो बहुत गेहूँ बेचते हैं। बाकी राजस्थान में इतना है नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे पैदावार बढ़ती जा रही है, ठीक है। अपने राजस्थान में होता बाजरा, क्या होता है सबसे ज़्यादा बाजरा। वैसे होते सभी चीज़ें, ऐसे नहीं है कि कोई सी चीज़ नहीं होती, गेहूँ भी होता है, ज्वार भी होती है, बाजरा भी होता है, मक्का भी होती है, तिलहन भी होता है, दलहन की जो दालें हैं वो भी होती है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट उसका हो सके, बहुत ज़्यादा उसको क्या कर सके, दूसरी जगह पे बेचा जा सके, ठीक है। अब भाई जनसंख्या बढ़ी तो उसके लिए लोग बागों ने अलग अलग प्रकार की खेती करना स्टार्ट किया, क्योंकि आवश्यकता है, लोगों को रोजगार भी चाहिए। उसके लिए देखो काफ़ी सारे उदाहरण हैं अपने पास, इसमें पशुधन भी है, कुक्कुट पालन भी है, मत्स्य पालन भी है, मधुमक्खी पालन भी है ना, सब में कमाई है। कौन सा पहला पशुधन, गाय भैंस, गाय हो गया, भैंस हो गया, चाहे बकरी हो गया, इन सब का आजकल लोग अलग पद्धति में इनको पालने लगे हैं। माने इनका फार्म बनाया जाता है और काफ़ी सारी रखे जाते हैं। जैसे बकरियों का फार्म है तो काफ़ी सारी बकरी रखेंगे, वहाँ से थोड़ा दूध भी उत्पादन होगा, और जो बकरियाँ हैं उनको भी बेचेंगे, ठीक है, तो वहाँ से उत्पादन होता है। अब कुक्कुट पालन में आपको लोगों को पता है अलग अलग प्रकार के लोग बाग मुर्गियाँ पाल रहे हैं, मुर्गी फार्म बना रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हज़ारों मुर्गियाँ पालते हैं, उनमें से अंडा सेल करते हैं, मीट पर्पस से उन मुर्गों को भी बेच देते हैं, मुर्गियों को भी बेच देते हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें होने लग गई आजकल, ये सब बिजनेस के लिए, मतलब अपना पेट पालन के लिए। मत्स्य पालन भी हो गया आजकल, ये नहीं समुद्र या तालाब में ही मछली पालन हो रहा है, नहीं भाई, लोग बाग अपने खेतों के अंदर कुंडे बना बना कर वहाँ पर भी मछली का पालन करते हैं। खेत बना रखे हैं, मान लीजिए किसी के पास 10 बीघा है, 1 बीघा का कुंडा बना दिया, कुंडा बोले तो गड्ढा, बारिश होगी तो 10 बीघा का जो पानी रहेगा वो उसके अंदर चला जाएगा। उसको इस तरीके से स्टोर किया गया, मतलब या तो उसको क्या कर दे रहे हैं, पन्नी लगा दे रहे हैं, या फिर कुछ और सिस्टम लगा दे रहे हैं, पक्का कर दे रहे हैं, तो उसके अंदर अच्छे से मछली पालन जो हो सकता है, हो रहा है, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, ठीक है, अपने देश के अंदर, है ना। और झीलों, तालाबों और समुद्रों से तो मछली पकड़ी जाती है, सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वहीं से पूर्ति होती है, परंतु यहाँ पर भी चीज़ें कर रहे हैं लोग। फिर मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। अगर कोई किसान है और मान लीजिए अपने खेत में कुछ उगा रहा है, जैसे काफ़ी जो भी फूल वाली चीज़ें होती हैं, अगर उगा रहा है, उगा भी नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ अपने खेत के पास में 10-20 मधुमक्खी के बक्से रख दे रहा है, ठीक है। जो इस चीज़ में अवेयर है, हर कोई नहीं, जो अवेयर है वो रख देते हैं और वहीं से उन्हीं के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी कर लेते हैं, ठीक है। बक्से आते हैं मधुमक्खी पालन के लिए, जिसके अंदर छत्ता, एक प्लेटें लगी रहती है जिसपे मधुमक्खी छत्ता बना लेती है, उसमें कुछ रखते हैं पोलन वगैरह, ठीक है, बी पोलन कुछ होता है वो रखते हैं, जिससे कि वो बना ले रहे हैं। ओके, चलते हैं आगे। आगे भाई, जैसे अपना देश आज़ाद हुआ तो फसल उत्पादन में उन्नति करना ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और पता नहीं जनसंख्या कितना विस्फोट होगी भारत के अंदर। तो क्या हुआ, फसलों के अंदर उन्नत फसल ही उपयोग किए जा रहे। पहले क्या किया करते थे लोग कि जैसे मान लीजिए मैंने खेती कर ली, अब मैंने खेती की तो मेरे बाजरा उत्पादन हुआ, बाजरा उत्पादन मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ बाजरा रख लेता हूँ अगले साल के लिए, कुछ बाजरा क्या कर लेता हूँ अगले साल के लिए रख लेता हूँ, और उसी को फिर अगले साल वापस खेत के अंदर बो दूंगा। इससे क्या होता है, जो फसल की गुणवत्ता होती है वो डाउन होती जा रही थी, क्या होती जा रही थी, डाउन होती जा रही थी। तो एक माइंड सेट ये भी बनाया गया कि भाई जो अपना जो फसल उत्पादन हो रहा है, इसमें क्या करेंगे, हम उत्तम किस्म के जो बीज हैं उन्हीं को ही प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हमने बाजरा उगाया लेकिन अच्छी क्वालिटी का बाजरा नहीं हुआ पैदा, तो हमने क्या किया, हटाओ चलो इसे नहीं रखेंगे, अलग से मार्केट से थैली लाएंगे बीज की। अब उस पर पता नहीं क्या क्या 555 है, एक 5555 में, ऐसे कुछ कंपनियां हैं जो अलग अलग नाम से इनको बेचती है, उत्तम क्वालिटी का बेचती है, संकरण बेचती है। पहले तो लोग घर का ही काम में ले लिया करते थे बीज को इकट्ठा करके,
ठीक है, गेहूं भी ऐसा ही करते थे लोग, लेकिन धीरे धीरे क्या किया गया, जब क्वालिटी मतलब जरूरत पड़ी तो क्वालिटी भी बढ़ाना जरूरी था। जैसे जैसे क्या बढ़ा, नॉलेज बढ़ी। ठीक है, पहले तो शिक्षा का अभाव था अंग्रेजों के टाइम पर, लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उससे पहले भी था, बाकी लोगों को तो खैर पढ़ने ही नहीं दिया जाता था भारत के अंदर। कुछ एक विशेष वर्ग के लोग ही क्या करते थे, भारत में शिक्षा ले पाते थे, मतलब 100% रिजर्वेशन था उनके पास उस टाइम पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर कास्ट के पास समझ लीजिए, है ना। लेकिन अब तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से सभी को शिक्षा का अधिकार मिला और सभी लोग शिक्षा ले रहे हैं। अब शिक्षा लेंगे तो दिमाग तो बढ़ेगा ना, वो भी अपना यूज लेंगे, हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा लेंगे तो भाई बिल्कुल बढ़ेगा। तो भाई देखो, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, अनाज से मिलती है, जो भी हम खाते हैं उससे मिलती है। ठीक है, अब कौन सी चीज में क्या मिलता है वो देखो भाई, अपना गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इनमें क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है इनसे, कार्बोहाइड्रेट, जो कि एनर्जी देता है। और चना हो गया, मटर हो गया, उड़द हो गई, मूंग हो गई, अरहर हो गई, मसूर हो गई, इनसे हमें प्रोटीन मिलती है, जो कि बॉडी बनाने के काम में आती है। ठीक है ना, क्या बनाने के काम, बॉडी नहीं है खैर अपने कुछ, है ना, बॉडी नहीं है कि ज़्यादा मोटी है अपनी, अपने को तो एक छोटा सा बाड़ा के उठा के फेंक दें तो बॉडी वॉडी कुछ भी नहीं है। परंतु जो मसल्स डेवलप होते हैं ना, ये प्रोटीन से डेवलप होती है। किससे डेवलप होती है मसल्स, प्रोटीन से। ठीक है ना, चाहे कुछ भी चीज़ खाओ उसमें प्रोटीन होती ज़रूर है। जो बॉडी बिल्डर बनाने वाले होते हैं, बॉडी बनाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं। ठीक है, वो फैटी चीज़ें नहीं खाते, घी नहीं खाते हैं वो। ठीक है, क्योंकि उनसे मसल्स नहीं बनती है। मसल्स बनती है किससे, प्रोटीन से। तो प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन के डब्बे भी खाते हैं, डब्बे का मतलब है प्रोटीन पाउडर, वो भी खाते हैं वो। ओके, तेल होगा, अब इनसे जो तेल निकलता है, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, तिल, अरहर, सरसों, अलसी और सूरजमुखी से हमें वसा प्राप्त होती है। जिन चीज़ों से हमें तेल मिलता है वो वसा होती है। वसा, वसा क्या होती है, जो भी तेल आप लोगों ने देखो, घी मान लीजिए, अपना जो घी है एक तरीके का वसा ही है वो। खाने के बाद अपने बॉडी में जाएगा और बॉडी में पता है पूरा का पूरा नहीं पचता है, वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है अपने कहीं पे, अपनी जो स्किन होती है उसके नीचे स्टोर हो जाता है, और वो वसा होती है। क्या होती है, वो वसा होती है। जब हम कभी व्रत वर्त कर लेते हैं ना, तब वहीं से एनर्जी जाती है। ठीक है, क्योंकि हम खाना तो नहीं खा रहे, कार्बोहाइड्रेट वहाँ से मिलेगा नहीं हमें, वहाँ से नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से, मर ही जाएंगे तब तो। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हम मर जाएं तुरंत। हमारी जो ऊर्जा की एनर्जी की जो जरूरत होती है वो वसा से होती है पूर्ति उस दिन। ठीक है, अब फिर क्या हो भाई, सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन मिलती है। क्या मिलती है भाई, विटामिन और खनिज लवण हमें प्राप्त होते हैं। सब्जियों से हमें विटामिन मिलती है, सब्जियों और फलों से हमें क्या मिलती है, विटामिन, फाइबर्स। ठीक है ना, विटामिन मिलती है हमें। क्या मिलती है सब्जियों से हमें, विटामिन। और विटामिन अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखती है अपने शरीर के अंदर। ठीक है, रोगों को आने नहीं देती है। आगे है कि प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है इन चीज़ों से। चारा चारा फसलें हैं, बरसीम, जई, सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। जो बरसीम है और जई है, जई जो खेतों के अंदर बा देते हैं, गाँव जैसी होती है। ठीक है ना, गाँव जैसी रहती है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, बहुत तेज़ी से क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो वो एक सूडान घास है, वो भी हम पशुओं के चारे के लिए करते हैं, पशुओं के चारे के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। अब ये आ गए अपने पास, देखो ये जई दिख रही है मुझे, जई टाइप की जो है ना, उन्हें जो दिख रहा है दिखने को तो जो है, लेकिन ऐसी जई होती है, जौ की जैसी, जो होते हैं ना वैसी जई होती है। ये मकई है अपनी, मक्का जिसे हम बोलते हैं, ये जो है ये काबुली चना बोलते हैं, चना है वैसे तो। ये आपकी धान है, धान जानते हो आप लोग, धान 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 जानते हो धान। सूरजमुखी, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं ना, इसको खाते हैं लोग, इससे तेल भी निकलता है। ठीक है, और ये धान मतलब चावल। ओके, धान का मतलब होता है चावल। आगे आ गया अपना, ये है आपकी सोयाबीन। सोयाबीन का आज रिफाइंड ऑयल आता है ना, सोयाबीन का आता है रिफाइंड ऑयल। एक और आता है जिसे हम पाम ऑयल कहते हैं। ठीक है, पाम ऑयल आता है अपने देश में तो बहुत कम उत्पादन है पाम ऑयल का। ये नाइजीरिया से ज़्यादातर आता है, मतलब नाइजीरिया इधर की तरफ से ही अपने खरीदा जाता है। पाम ऑयल रिवर नाइजीरिया में है, बोलते हैं उसका ना, नाइजर नदी का दूसरा नाम क्या है, पाम ऑयल रिवर।
ये आपका, आप जानते हो क्या है ये? मटर खाया ना आपने? खाया नहीं खाया बताओ? अब देखो अलग अलग महीने में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। जैसे अनाज, दाल तथा फल सब्जियां हमें क्या प्राप्त होता है? ठीक है, देखो अनाज, दाल, फल सब्जियों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट, दाल से हमें प्रोटीन, फल सब्जियों से हमें विटामिन मिलता है। क्या मिलता है? फल सब्जियों से हमें विटामिन मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है, वसा भी मिलती है। सभी चीज़ें की पूर्ति किन से होती है? दाल, सब्जी और किससे? अनाज, दाल, फल और सब्जियों से पूर्ति होती है। आगे चले। अब देखो भिन्न भिन्न जो सब्जियां होती है अलग अलग मौसम में होती है। जैसे गर्मी के अंदर बाजरा, बारिश के टाइम, बारिश स्टार्टिंग में जैसे बारिश बरसती है तो अपने बारिश के टाइम बाजरा फेंक देते हैं ना, उगा देते हैं, कहने का मतलब है खेतों के अंदर। तो बारिश का जो मौसम रहता है बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर भी रहता है, डाउन भी रहता है। बारिश से बरस जाती है, डाउन होता है, वैसे ह्यूमिडिटी पड़ती है। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में बाजरा होता है, जिसमें बहुत तेज पानी बरस जाए तब भी दिक्कत नहीं है, और नहीं भी बरसे तो थोड़ा बहुत पानी से भी काम चल जाता है। ठीक है, काम चल जाता है बाजरे के टाइम। जैसे ही फिर बाजरा के बाद में क्या आएगा भाई? बारिश बरस जाएगी तो बारिश के बाद में ठंडी पड़ेगी, तो ठंडी आएगी। ठंडी में हम मक्का जैसी क्या बोलते हैं ना, बाजरा तो मक्का के साथ ही बोया जाता है ना, मक्का, बाजरा, तिल और ये चीज़ें एक साथ ही बोते हैं। और अपना जो है रबी की फसल जो है वो बोते हैं सर्दियों के अंदर। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है हम क्या बो देते हैं, मानी बाजरा कटा और 10-15 दिन बाद में ही गेहूँ बा देते हैं। गेहूँ को हम रबी की फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रबी की फसल बोलते हैं। और ये होती है खरीफ की फसल। ठीक है, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, और हमारे यहाँ मूंग भी उगता है, तिल भी बाजरा के साथ ही उगता है, तो इसे हम खरीफ की फसल बोलते हैं। रबी की फसल जो होती है नवंबर अक्टूबर में बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जो बाजरा हो गया अपना, सॉरी क्या बोलते हैं ना, गेहूँ हो गया अपना, गेहूँ जो हो गया, गेहूँ जो, सरसों, और क्या है इसके अलावा, गेहूँ जो, सरसों, और ये जो क्या बोलते हैं ना ये, हाँ अभी आया था अपना मटर, ये भी सरसों के साथ ही, इनके साथ ही बो देते हैं, यही टाइम होता है उनका। तो ये सब जो है अपने रबी की फसल कहलाती है। अक्टूबर में करीब ये बोई जाती है। ठीक है, मैं देखो इसी के अंदर से आपको बता रहा हूँ, ऐसा ना सोचे कि कहीं स्पेशल तरीके से मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे इसी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे पहले पढ़ लिया अच्छे से, फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आपको पता है जो बारिश के मौसम में कौन सी बोई जाती है? बाजरा बोया जाता है। और अलग टाइम पे मानी जो सर्दी आ जाती है तो उसके अंदर कम टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि जो गेहूँ होता है ना 25 डिग्री सेल्सियस के करीब इस वाले टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री वाले में अच्छे से होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सर्दी में बोया जाता है। अब आगे आ गया भाई साहब, मानी जलवायु संबंधित परिस्थितियाँ, ताप, प्रदीप्त काल की आवश्यकता होती है जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके, वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें। दीप्त काल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। देखो कोई भी हम फसल बा रहे हैं, उगा रहे हैं, या कोई भी हमने पेड़ लगा दिया, पौधा लगा दिया, वो सारे के सारा जो निर्भर करता है ना, प्रकृति पर निर्भर करता है। और प्रकृति में सबसे जो प्रधान है सूर्य है। ठीक है ना, अपने जो पृथ्वी है इस पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का सोर्स है वो सूर्य है। और आपको एक विशेष बात पता होनी चाहिए कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सूरज के प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण तभी करते हैं जब सूर्य का प्रकाश होता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अपचयित करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। साथ ही साथ वो अपना खाना भी उसी प्रोसेस के दौरान बनाते हैं। ठीक है ना, जो उनका खाना होता है जिनके कारण वो वृद्धि कर पाते हैं, माने उनका जो एनर्जी होती है प्रकाश संश्लेषण से ही जनरेट होती है उनके लिए। ठीक है, तो कार्बन उनका खाना है, कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं वो। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं, और क्या देते हैं हमें? वो ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, मानी सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है और अपना भोजन बनाते हैं पौधे, जिनसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं वो खरीफ की फसल कहलाती है। और जिसे हम नॉर्मल नवंबर से अप्रैल में मास में बाते हैं। ठीक है ना, रबी की फसल जो होती है आपको अक्टूबर से नवंबर में बाई जाती है। और इसके अंदर क्या क्या उगती है? धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, ये तो उसमें है रबी की में, है ना। ठीक है, खरीफ की फसल में, सॉरी,
खरीफ की में होगी। और चना, गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी ये रबी की फसल होती है जो कि सर्दियों में बोई जाती है। ठीक है ना। भारत ये बोल रहा है, भारत सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, माने 1952 से 2010 तक, 10 तक कृषि भूमि जितनी पहले थी जिसमें 25% वृद्धि हो गई। रीजन क्या था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो आपको पता है जमीन को ज़्यादा बांधेंगे हम, है ना। तो जितनी भी अपने पास जमीन पड़ी हुई थी सब में पैदावार होने लग गई, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई। भाई जमीन तो देखो अपने पास भाई साहब, पहले अगर 4 बीघा थी ना, तो कब 2010 तक 5 बीघा ही बाढ़ा स्टार्ट किया हमने, 1 बीघा बढ़ा है। कितना बीघा बढ़ा है? केवल 1 बीघा। लेकिन मेरे भाई पैदावार 4 गुना बढ़ गई। अगर इस 4 बीघे में 4 किलो अनाज होता था ना, तो अब कितना होने लगा? 16 किलो अनाज, ये 5 बीघे के अंदर। ठीक है ना। कितना होने लगा? 16 किलो होने लगा, या 16 बोरी होने लगा, ये समझ लीजिए आप। परंतु इतना नहीं होता, पर कहने का मतलब है कि कंपेरिजन टू पहले 4 गुना एक्स्ट्रा अनाज होने लग गया। पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचे तो हम उनके 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बीज का चुनाव। ठीक है ना, बीज का बढ़िया बीज, उन्नत फसल का, उन्नत क्वालिटी का बीज लेना चाहिए हमें। दूसरा है फसल की उचित देखभाल। फसल की देखभाल भी बढ़िया होनी चाहिए, समय समय पर उनको पानी देना, दवाई देना, जो भी है। ठीक है। तीसरा है खेतों में उगी फसल की सुरक्षा, सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। ठीक है। पेड़ों जो भाई सब काम हो गया, लेकिन सब काम हो गया, फसल भी काट ली हमने, अब उसकी सुरक्षा भी अच्छे से करनी होती है। कटने के बाद उसका ध्यान भी रखना है, खराब होने से बचाना है, क्योंकि तुरंत पहले इतने अपने पास बंदोबस्त नहीं थे जिससे कि हम अपने उनको जो पैदा हो गई जिसको काट पीट के पटक ले घर में भी पटक लेते तो ये मान लो खराब भी हो जाते थे, क्योंकि अपने पास इतनी जगह थी नहीं, मकान नहीं थे इतने अच्छे अच्छे, बिल्डिंग्स नहीं थी। आजकल स्टोरेज है, क्या हर घर के अंदर भी हम काफ़ी सारा अनाज रख सकते हैं, इतनी सभी घरों के अंदर सुविधा हो गई है लगभग। ठीक है, जिनके भी पैदा होता है वो सब स्टोर कर लेते हैं, और ये भी नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, तुरंत बेच देते हैं, जिससे कि बड़े बड़े गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्टोर्स में रख लेती है, या फिर व्यापारी अपने स्टोर्स में उनको रख लेते हैं। चलिए आगे, काफ़ी चीज़ें की सुधार हुआ। फिर सुधार हुआ तो देखो पहला क्या हुआ, किस्म में सुधार हुआ, फसल उत्पादन में का अच्छा प्रबंधन, फसल उत्पादन का प्रबंधन अच्छा हुआ, सुरक्षा का भी आजकल प्रबंधन है, गाय भैंस बकरी से बचाने के लिए आजकल तारों की फिनिशिंग की जाती है। तारों की क्या की जाती है? फिनिशिंग की जाती है। बढ़िया तरीके से फिनिशिंग करेंगे तभी जाके तो कोई जानवर उसमें नहीं घुसेगा, नहीं घुसेगा तो अपनी पूरी फसल हाथ आएगी। ठीक है, तो आजकल अच्छे से खंबे वंबे गाड़ गुड़ के उनकी देखभाल बढ़िया से हो रही है। आगे आ गया फसल, फसल की किस्मों में सुधार। देखो भाई पहले तो हमने क्या किया था कि मैंने बोला है आपको कि जब भी अपने पास कोई नाज उगता उसी को हम इकट्ठा कर लेते अगले साल के लिए, थोड़ा बहुत रख लेते उसमें से कि भाई ये अगले साल इतना अपने खेत में डालने के लिए ठीक रहेगा। उसमें क्योंकि दिनों दिन जो बीज है उसकी क्वालिटी डाउन होती है। अगर हम एक ही प्रकार का हर बार वही बीज उसमें डाल रहे हैं, उसी खेत में से काटा फिर उसको स्टोर कर लिया, फिर अगली बार उसको बा दिया, फिर उसी में से काटा फिर उसको रख लिया थोड़ा, फिर उसमें से बा दिया, तो ऐसे करेंगे तो अपना जो बीज है ना उसकी क्वालिटी और किस्म जो है उसमें थोड़ी गिरावट आती है। इसके कारण से हर बार उन्नत फसल का जो बीज है वही बोया गया। ठीक है, इस वजह से भी क्या हुआ किस्मों में सुधार हुआ और फसल की जो उत्पादन है वो अच्छा हुआ। ठीक है, साथ ही साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे खाद की, कौन सी क्वालिटी का खाद चाहिए, उसमें क्या चाहिए, फास्फोरस चाहिए, फास्फेट चाहिए, या फिर उर्वरक वाला खाद चाहिए, या फिर कौन सा खाद चाहिए, उस प्रकार का इनके अंदर क्या दिया गया, खाद दिया गया। ठीक है, फसलों के अंदर गुणवत्ता अच्छी करने के लिए उनमें संकरण भी करवाया गया। क्या करवाया गया उनमें? संकरण। संकरण क्या होता है आप जानते हो? संकरण क्या होता है? मानिए उनके अंदर क्रॉस करवाया गया। ठीक है ना भाई, एक अच्छी फसल है, ये और भी अच्छी है, तो दोनों को क्या करवाया गया, उनका संकरण करवा के, ठीक है, क्या करवा दिया गया और अच्छी उन्नत फसल पैदा की गई। तो इस प्रकार से बीजों के अंदर क्या हो गया, सुधार हुआ। बीज थे जो उनमें सुधार हुआ
और काफ़ी सारा इनके अंदर सुधार मिला। ठीक है, और जब संकरण होगा तो क्या होगा, बीजों के अंदर सुधार होगा। तो स्वाभाविक है कि अपनी जो कृषि पद्धतियां हैं, यानी जो अपना अनाज उत्पन्न करने का सिस्टम है, वो भी बढ़ेगा। क्या, वो भी बढ़ेगा। आगे चलते हैं भाई, किस्म सुधार तो हो गया है ना। किस्म विभिन्न परिस्थितियों में, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, अच्छा उत्पादन दे सके, किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूलन परिस्थितियों में अंकुरित हो सके। ठीक है, देखो फसल सुधार तो हुआ, फसल सुधार के साथ साथ बीज सुधार हुआ, लेकिन बीज भी उस टाइप का सुधार किया गया कि भाई मान लीजिए राजस्थान में टेम्परेचर इतना रहता है, 30 डिग्री का रहता है बाजरा का, तो कहीं से मान लीजिए उसका कम टेम्परेचर का फसल पैदा हुई, वहां का बीज ला के यदि यहाँ उगाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, उग भी जाएगा तो रह नहीं पाएगा। ठीक है, तो अलग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए बीजों को तैयार किया गया। ठीक है, अनुकूलित किया गया। कृषि प्रणालियां तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं, क्योंकि मौसम परिस्थितियां जैसे 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 सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, इसीलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विविध जलवायु परिवर्तनों में भी उग सके। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सके। ठीक है, माने किस्म भी जो है नस्ल सुधार हुई बीजों की, तब उनको भी अच्छे अच्छे नस्ल सुधार किए गए काफ़ी सारे, कि भाई हर वातावरण के अंदर ये जी सके। ठीक है, ऐसे उनके अंदर परिवर्तन किए गए, क्योंकि हमें ये तो पता होता नहीं था पहले कि भाई आज बारिश होने वाली, कितनी होने वाली, कितनी तेज होने वाली है, ये पता नहीं था। आजकल तो उसका अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी हम कितना ही वो कर ले, एक पर्टिकुलर चीज़ को पर्टिकुलर मौसम में उग नहीं सकती है। ठीक है ना, पर्टिकुलर ओके। परंतु आजकल की जो फसलें हैं हर एक मौसम में उगने के लिए क्या हो जाती हैं, अनुकूल हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी किस्म की क्या किए गए, बीज तैयार किए गए। उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना था। प्रत्येक उन्नत किस्म है, उन्नत किस्में फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता तथा फल तथा सब्जियों में संसारण महत्वपूर्ण है। संरक्षण क्या है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए भाई, हम एक ही बीज को अगर अलग अलग खेतों में उगा दें ना, उसका रखरखाव ढंग से नहीं करे, सुरक्षा नहीं करे, उसको पानी ढंग से नहीं दे, दवाई ढंग से नहीं दे, और एक खेत में सही से दे रहे हैं, तो उस वाले उत्पादन का और इस वाले खेत का, दोनों खेतों का जो उत्पादन होगा वो अलग अलग होगा। उसकी क्वालिटी में अलग आएगी, जो अच्छी किस्म का है, जिसमें अच्छे से पानी वगैरह दिया गया है, और दूसरे वाले की क्वालिटी पुअर आएगी। क्वालिटी में तो दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, फल और सब्जियों का पहले एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में दिक्कत होती है, आजकल कूलिंग सिस्टम से आते हैं। क्या है, जैसे अपने यहाँ राजस्थान के अंदर कहाँ होती है सेब, लेकिन कश्मीर से आके बिकती हैं, काफ़ी समय तक बिकती हैं, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ही 1-2 दिन तो लगता होगा। तो 1-2 दिन तक क्या बच जाती है, तो उनका संरक्षण किया जाता है, उसको फ्रिज वाले सिस्टम में लेकर आया जाता है। ठीक है ना, फ्रिज वाला सिस्टम होता है, तो उससे क्या करते हैं, ऐसे ट्रक्स होते हैं जिनमें एसी वगैरह लगी रहती हैं। ठीक है, तो उनको ठंडा मौसम में यहाँ पे लाया रहता है। जैव तथा अजैव प्रतिरोधकता, जैविक कीट, रोग कीट, निमोटोड तथा अजैविक सूखा, चारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन करने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती है। परिपक्वन काल में परिवर्तन, समय को फसल को उगने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इसमें किसान प्रतिवर्ष अपने खेत में कई फसलें उगा सकता है। कम समय में होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानियाँ कम हो जाती है। तो इस प्रकार के बीज तैयार किए गए जिससे कि
कम समय में तैयार हो सके। बोले बाजरा 60 दिन का, 60 बाजरा कहते हैं अपने गाँव के अंदर, क्या बोलते हैं 60, माने 60 दिन में तैयार। पहले बहुत समय लगता था, बहुत का मतलब ये नहीं 2-4 साल लग जाता था, ऐसा नहीं है, लेकिन पर 2 महीने से ज़्यादा लगता था। आजकल 60 दिन में ही क्या हो जाता है, पक्के बिल्कुल तैयार, काट पीट के फ्री। ठीक है, किस्में में किस्मों के अंदर परिवर्तन आया, लाया गया वैज्ञानिकों द्वारा, आया क्या, लाया गया। आगे सवाल है, जैव एवं अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सरस्य विज्ञान गुण क्या है? ये सब आप आंसर देंगे मुझे। ठीक है, आगे लीजिए, फसल उत्पादन और उत्पादन प्रबंधन। भाई देखो, फसल का उत्पादन हम करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे अपना क्या है, अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक में होती है। भारत में हर प्रकार के हैं, छोटे भी किसान हैं, बड़े भी हैं, जिनके पास 1 बीघा भी है और किन्हीं के पास 1000 बीघा भी है। तो हर क्षेत्र के माने हर प्रकार के यहाँ पे कृषि की जाती है भारत के अंदर। इसीलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। संक्षिप्त में, धन तथा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा निभाते हैं। चलिए तो भाई सीखते हैं, वापस से करते हैं स्टार्ट अपने चैप्टर को। अब हो गया भाई, इतना संक्षिप्त में इन्हें, जितना बड़ा खेत होगा उतना बड़ा ही अपना क्या लगेगा, खर्चा भी लगेगा, प्रबंधन में भी उतना ही मैनेजमेंट होगा। ठीक है, छोटा होगा तो थोड़ा कम लगेगा, बड़ा होगा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। क्षमता के आधार पर क्या होने लगा, कार्य होने लगे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे आ गया अपना भाई, आगे है कि इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। इसीलिए उत्पादन प्रणालियाँ भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन, अधिक लागत उत्पादन प्रणालियाँ इनमें से सम्मिलित है। देखो कुछ खेती ऐसी होती है जिनमें लागत कम आती है, कुछ होती है जिसमें मध्यम आती है, कुछ होती है जिसमें बहुत ज़्यादा आती है। जैसे मान लीजिए हम मूंगफली की खेती करना चाहें तो उसके अंदर लागत ज़्यादा होगी, क्योंकि बीज भी महंगा आएगा। मान लीजिए सूरजमुखी की खेती करना चाहें तो वो और भी महंगी होगी। ठीक है, तो जैसा किसान जिसकी जितनी क्षमता उसके आधार पर खेती होती है। आगे आ गया पोषक प्रबंधन। क्या आ गया भाई, पोषक प्रबंधन। अब देखो फसल है तो उसके अंदर पोषक तत्व भी होंगे, ठीक है ना, और जमीन में भी होंगे, फसल में भी होंगे, उनको जरूरत भी होगी। क्या क्या चीज़ों की जरूरत है देखते हैं। जैसे हमें विकास वृद्धि तथा स्वास्थ्य रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से भाई हम खाना खाते हैं और वो भी हम चाहते हैं कि भाई हमें ऑर्गेनिक खाना मिले, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी ये चाहते हैं कि भाई हमें भी सब चीज़ें ऑर्गेनिक ही मिले। ठीक है, बिना मतलब में हमसे ज़्यादा उत्पादन नहीं लिया जाए, फालतू की क्या डाल के, उर्वरक डाल के। ठीक है, हमारी जान निकल जाती है।
ठीक है, तो पेड़ भी वही चाहते हैं, पेड़ पौधे को भी ऑर्गेनिकली तरीके से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और उनको भी सभी प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार से हमें खाना पीना है ना सब चाहिए। हाँ, तो पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों को पोषक पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? हवा, पानी और मिट्टी से मिलते हैं। भाई हवा से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, नाइट्रोजन भी मिलती है, और सूर्य का प्रकाश भी ऊपर से आता है। पानी भी चाहिए उसे, जड़ों से चाहिए, वायुमंडल के अंदर भी चाहिए। ठीक है, मिट्टी से उसे खनिज तत्व चाहिए। क्या चाहिए? खनिज तत्व, खनिज लवण चाहिए, से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ भी अधिक मात्रा चाहिए, इसीलिए इन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं। मन जिन चीज़ों की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं, और जिनको कम की जरूरत होती है वो कम। ठीक है, बड़े वाले जैसे वायु हो गया, वायु में उनको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बड़ी मात्रा में चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, बड़ी मात्रा में चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बड़ी मात्रा में चाहिए, जल चाहिए, पेड़ों को बड़ी मात्रा में चाहिए। तो वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं, है ना। और जिन चीज़ों की बहुत कम जरूरत पड़ती है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। आगे हो गया, माने इसीलिए आगे है कि शेष पोषकों की आवश्यकता कम होती है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। माने जिन चीज़ों की बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों की प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलना आवश्यक है। चले आगे। अब देखो भाई, यहाँ अपने पास एक चार्ट बना हुआ है, किस चीज़ से हमें कितना क्या मिल रहा है सब यहाँ पे दिया रहा है। ठीक है ना, जैसे हवा से हमें क्या मिलता है? कार्बन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है हवा से हमें। ठीक है, और पानी से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही मिलता है। मृदा से हमें क्या मिलता है? देखो बहुत बड़ी मात्रा में जो चाहिए वो तो चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये बड़ी मात्रा में चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? अपना आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन, ये बहुत कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं और इसे वृहद पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है अपने पास खाद। अब देखो खाद क्या होते हैं? खाद एक तो होते हैं अपने खाद, एक होता है उर्वरक। खाद वो होते हैं जो पशु पक्षियों और जो पेड़ पौधे हैं उनके डिकम्पोज होने से जो पदार्थ मिलता है उसे हम खाद कह सकते हैं। ठीक है, एक कंपोज्ड खाद होता है जो कि अपने फसल होती हैं या फिर अपनी सब्जियां होती है, उसका जो कचरा बचता है, डंठल बचते हैं, उसके पत्ते बचते हैं, तो उनको गला के जो खाद बनता है, डिकम्पोज करके जो खाद बनता है वो कंपोज्ड खाद कहलाता है। वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, माने बहुत ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं जो पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी भी रहते हैं। ठीक है, एक जो होता है अपने पास, एक होता है अपना उर्वरक। क्या होता है? अपना उर्वरक होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? उर्वरक होता है। खाद बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है किसी भी उसको। ठीक है, अब चलते हैं अपने पास, ये तो हो गया ना, ये तो खाद तो पढ़ ही लिया। ठीक है, खाद के बाद अपने पास खाद में भी अब पहला आ जाता है अपना कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट है, मैंने अभी अभी बताया, जो अपने पास एक तो गोबर की खाद, एक कुछ घास हो गया या फिर अपने जो फसल हो गए उसके उसका जो भाग हो गए बिना मतलब के होते हैं, पत्ते वगैरह हो गए, या फिर जो सब्जियां हो गई उसका कचरा हो गया, उसको एक जगह डाल देते हैं और वहाँ पर वर्मी या फिर बोलते केचुआ। ठीक है ना, क्या होता है? केचुआ, किसान का मित्र, उस पर छोड़ दिया जाता है और उसमें नमी दी जाती है। अब वो क्या करता है? उन चीज़ों को खाता है ना, उन चीज़ों को खाता है और खाने के बाद जो मल छोड़ता है वही वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी से बना हुआ खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाता है, माने कीड़ों से बना हुआ खाद समझ लीजिए आप। ठीक है, और इसमें पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा रहते हैं इसमें।
कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में घर से अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मल मूत्र, गोबर, सब्जियों के छिलके हो गया, कचरा हो गया, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवरेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढे में विलगित कर देते हैं और कंपोस्ट खाद इसी से ही बनता है। फिर हरी खाद आ गया। हरी खाद क्या होता है कि बहुत सारा जो हरा चारा होता है उसको काट के एक जगह दबा दो, तो फिर उससे जो खाद बनता है वो हरी खाद कहलाता है। या फिर समझ लीजिए अगर अपना कोई खेत है खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या है, बारिश के मौसम में घास उग जाती है। घास को क्या करते हैं, उसको एक टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर के पीछे होता है जिसे हम तवा कहते हैं, तवा लगा के उसको जमीन में दबा दिया जाता है, तो वो इतना इतना बड़ा घास जमीन में दबकर खाद का निर्माण कर लेता है। यहाँ पे क्या है, फसल उत्पादन से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग तथा ग्वार आदि उगा देते हैं तथा तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब आगे आ गए उर्वरक। देखो, जानवरों से पेड़ पौधों से और ये जो फालतू की चीज़ें हैं जो कि अपने प्रकृति से मिलती हैं, ये चीज़ें खाद कहलाती हैं। और यदि किसी खाद को लैब में तैयार किया गया, कंपनियों में तैयार किया गया, जैसे क्या बोलते हैं, यूरिया हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, काफ़ी सारे ऐसे खाद हैं जो फसलों के लिए ज़रूरत रहती है, फसलों में क्या रहती है, उनकी ज़रूरत रहती है, तो वो खाद उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, खाद में उर्वरक में फ़र्क समझ में आ गया होगा। वे पदार्थ, वे खाद, वे मतलब कचरे समझ लो जो हमें पेड़ पौधे, पशु के मलमूत्र और नॉर्मल जो सब्जियों के छिलके वगैरह हैं उनसे जो बनता है वो कंपोस्ट कहलाता है या फिर नॉर्मल खाद कहलाता है। ठीक है, और जो कंपनियों में तैयार होकर खाद आता है जैसे यूरिया हो गया, फास्फेट हो गया और भी काफ़ी सारे हैं, वो होते हैं आपकी उर्वरक। उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक हैं। इन उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं एवं फूल होते हैं तथा स्वास्थ्य पौधे की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे होते हैं। ठीक है, अब पहले तो हाँ बहुत सस्ता हुआ करता था कट्टा, ठीक है, लेकिन आजकल बहुत महंगा हो गया, 800-900 रुपये का एक कट्टा मिलता है। पहले 150 रुपये का ऐसा कुछ करके यूरिया का कट्टा मिल जाया करता था, लेकिन अभी बहुत महंगा हो गया है। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और उनके सदुपयोग के लिए उसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय पर और उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। देखिए भाई, जैसे खाद हमने किसी खेत के अंदर फेंक दिया, ज़्यादा भी फेंक दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब यदि हम उर्वरक देना किसी के अंदर, तो उसमें हमें लिमिट का पता रखना है कि हमें कितनी मात्रा में इसमें देना है, कितने समय में देना है, कौन से समय देना है और कब देना है। पेड़ कितने एज का हो जाएगा, कितने दिन का हो जाएगा तब देना है पौधे के अंदर, फसल कितने दिन की हो जाए तब उसमें देना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले भी ध्यान रखना है कि कब देना है, उसके बाद में पता रखना है कि भाई हमने कब खाद दिया था और कितनी मात्रा में हमने उसमें खाद दिया है। ठीक है, क्योंकि इसके सही उपयोग के साथ साथ दुष्प्रभाव भी हैं। क्या है, इसके दुष्प्रभाव भी हैं। आगे मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। बिल्कुल, हमने मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। अगर आपको मिट्टी की अच्छी उर्वरकता बनाए रखनी है तो हमें उसमें कंपोस्ट खाद देना चाहिए या जानवरों का खाद देना चाहिए, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे, उसके अंदर उर्वरकता बनी रहे। और जो उर्वरक हैं यदि हम खाद के अंदर देंगे, पेड़ के अंदर, सॉरी पौधे, खेत के अंदर देंगे, तो ये खेत को बंजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बंजर। भले ही इनसे पौधे का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, लेकिन ये धीरे धीरे क्या करते हैं, उस जमीन को बंजर बना देते हैं। ठीक है, तो बेहतर जमीन अच्छी रखने के लिए हमें कौन से खाद देने चाहिए, पशुओं का खाद देना चाहिए। आगे आ गया भाई सिंचाई आ गया। क्या आ गया, सिंचाई। ठीक है, क्या आ गया है, सिंचाई आ गया है।
आगे आ गया अपना सिंचाई। ठीक है, सेकंड क्या है, सिंचाई है। अब देखो सिंचाई भी हमें बहुत ज़रूरत रहती है। अगर हम कोई फसल उगा रहे हैं तो उसको समय समय पर हमें उनकी सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। बिना सिंचाई के कोई भी खेती कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, राजस्थान में बाजरा जरूर हो जाता है, बारिश से होता है, वो भी बिना सिंचाई के। क्या होता है भाई, बारिश से हो जाता है, बिना सिंचाई के बाजरा। ठीक है, बिना सिंचाई के बाजरा कैसे हो जाता है, बारिश से अपना तैयार हो जाता है। अब आगे सिंचाई में भी देखो समय समय पर ये डिपेंड करता है कौन सी फसल उगा रहे हैं। क्या क्या डिपेंड करता है, कौन सी फसल उगा रहे हैं, उसको कितने दिन में पानी चाहिए। साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि जमीन कौन सी है, बूढ़े वाली है मतलब नॉर्मल मिट्टी है, या काली मिट्टी है, या लाल मिट्टी है। क्योंकि अ, मिट्टी का जो जल धारण करने की क्षमता होती है ना, वो अलग अलग मिट्टी की अलग अलग होती है। जैसे हम नॉर्मल मिट्टी में, जैसे बूढ़ा है, गाँव की भाषा में हम बूढ़ा कहते हैं, जो बिल्कुल बारीक होता है, रेत की टाइप का, अगर उसके अंदर हम पानी दें तो बिल्कुल हर हम 7 दिन में पानी चाहिए। और यदि हम काली मिट्टी के अंदर दें तो 15 दिन में पानी चाहिए। तो काली मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है ना, मानिए वो अपने जल को काफ़ी समय तक बनाए रखने में सक्षम होती है, वो नीचे नहीं जाने देती है। जबकि जो रेतीली मिट्टी होती है, भूरी मिट्टी कह सकते हैं, रेतीली मिट्टी होती है, वो पानी को जल्दी ही नीचे खींच लेती है। इसीलिए फिर फसल में बार बार पानी देने की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो आगे ठीक है। अब फसल में जो पानी देते हैं वो भी कई तरीके से दे सकते हैं। उनके अंदर जैसे अपने कुएं हैं, गाँव के अंदर जहाँ नहरों की सुविधा नहीं है वहाँ कुएं से पानी दिया जाता है, कुएं से पानी दिया जाता है। अब कुएं से पानी देते हैं तो उसमें भी अलग सिस्टम है। कुएं से पानी किस प्रकार से दे रहे हैं, आप ड्रिप सिस्टम लगा के दे रहे हैं, या फुहारा सिस्टम लगा के दे रहे हैं, या फिर क्यारी दोहरा करके यूं ही फुल पानी देने वाली सुविधा से चल रहे हैं। तो इनके लिए ये संसाधन है। पहला हो गया अपना कुआं। ठीक है, इनसे अपन अलग अलग दो कुआं और नलकूप दो प्रकार के हो गए। नहरें वाला सिस्टम भी है अपने पास। कौन सा सिस्टम, नहरों का। अगर अपने पास कुएं नहीं है या फिर नहरें नहरें हैं तो कुएं की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो नहरों से पानी देना। ठीक है, नहरों से भी अब दो प्रकार का, नहरों में से तो क्या करते हैं, सीधा ही छोड़ देते हैं, फुल पानी आता है। क्या आता है भाई, फुल पानी आता है। जलाशयों से भी पानी दिया जाता है, जलाशयों से भी क्या दिया जाता है भाई, पानी दिया जाता है। ठीक है, फिर तालाब हो गया अपने पास, छोटे छोटे तालाब है, उनसे भी क्या किया जाता है, पानी दे सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है फसल पैटर्न। ठीक है ना, फसल पैटर्न का मतलब है कि भाई फसल को हम किस प्रकार से उगा रहे हैं। क्या अकेले गेहूं ही उगा रहे हैं, या गेहूं के साथ चना भी मिक्स कर दे रहे हैं, या फिर गेहूं के चना और सरसों उगा दे रहे हैं, उगा क्या दे रहे हैं, इनका पैटर्न क्या है। ठीक है, तो वो देखते हैं। मानी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित फसल में 2 अथवा 2 से अधिक फसलें को एक साथ ही एक ही खेत में उगाते हैं। जैसे कि गेहूं चना, गेहूं और चना, गेहूं और सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी, मूंगफली और सूरजमुखी। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अंतरा फसलीकरण में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। इसके उदाहरण है सोयाबीन, मक्का हो गया, बाजरा और लोबिया हो गया, तथा फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे फसलों का अधिकतम उत्पादन हो सके। ठीक है, अब ये देखो कुछ 2 क्यारी में गोभी बा दी, फिर कुछ और बा दिया, फिर कुछ और बा दिया। तो न्यूट्रिशन के आधार पर इनको अलग अलग लेयरों के अंदर बा देते हैं। ठीक है, कि भाई कौन सी फसल कौन सा। अब आगे फसल की सुरक्षा। भाई फसल उगाई है तो उसकी सुरक्षा भी करेंगे। अब सुरक्षा कई प्रकार की हो सकती है। कीटों से भी सुरक्षा हो सकती है, बाहरी जानवरों से भी सुरक्षा हो सकती है। बाहरी जानवरों से सुरक्षा के लिए तो हम क्या करेंगे कि भाई फिनिशिंग करवा देंगे, तारबंदी करवा देंगे। लेकिन कीटों से सुरक्षा के लिए क्या करें, कीटों की सुरक्षा के लिए उसमें पेस्टिसाइड छिड़कनी पड़ेगी। क्या छिड़कनी पड़ेगी, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क रोगों से प्रभावित होते हैं। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे
जो होते हैं खरपतवार होते हैं, जैसे गोखरू हो गया, जैंथियम जिसे बोलते हैं, गाजर घास हो गई, पार्थियनियम जिसे हम कहते हैं, मोथा हो गया, हाँ साइरेनस, रोटेंडस ये हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं खरपतवार, जो बिना मतलब में फसल के साथ साथ उग जाती है। ठीक है, जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, जिनका क्या नहीं होता है भाई, कोई यूज़ नहीं होता है। खरपतवार भोजन तथा स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, खाद्य खर करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए फसलों के साथ साथ खरपतवार उग गई, तो मेरे भाई वो फसलों जो उनको पोषक तत्व चाहिए फसलों को, और फसलों की जगह वो खरपतवार ही खा जाए, फिर फसलों कैसे बढ़े? इसके लिए उसको हटाना बेहद ज़रूरी है। उसको हटाना क्या है, बेहद ज़रूरी है। अगर हम उसको हटाएंगे नहीं तो दिक्कत क्रिएट होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो जो मैन फसल उगाई वो तो कमज़ोर हो जाएगी, सारा एनर्जी ये ले जाएगी, सारा जो पोषक तत्व उसको ये खा जाएंगे खरपतवार। इसलिए उनको हटाना ज़रूरी है पैदावार को बढ़ाने के लिए। अब मान लीजिए कोई रोग हो गया या कोई कीड़ा लग गया, कोई दीमक लग गई, तो उसकी भी हमें क्या है, समय समय पर दवाई देना उसमें ज़रूरी है। इनके अंदर पौधों में काफ़ी सारे बैक्टीरिया लग जाते हैं, कवक लग जाते हैं, वायरस लग जाते हैं, उनको भी दवाई के माध्यम से हटाते हैं। खरपतवार कीट रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि है पीड़कनाशी रसायन का उपयोग। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इनके अधिकांश उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि वे कई पौधे तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन सकते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार हटाना भी एक विधि है। निरोध विधि जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियाँ तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्मकाल में हल से जुताई वगैरह। ठीक है, चलते हैं आगे भाई, कुछ एक क्वेश्चन है, आप लोग इनको करें। आगे आ जाती है अपने अनाज का भंडारण। जब फसल पैदा हो गई, सब कुछ हो गया, अनाज का भंडारण भी बेहद ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा गाँवों के अंदर अनाज का भंडारण के लिए पहले मिट्टी की क्या कर लिया जाते थे, वो बनाते थे, जिसे क्या कहते, कोठी बोलते हैं, मिट्टी की कोठी, और उसमें गेहूँ डाल के या जो भी अनाज डाल के बाहर से क्या कर देते थे, उसको लीप देते थे, मानिए उसका जो वो था ना हवा जाने का, उसको बंद कर देते, जिससे कि हवा इधर उधर न जाए, और फसल को बिल्कुल सुखाकर उसके अंदर डाला जाता था, जिससे कि वो खराब नहीं हो। आजकल भी हम यही प्रोसेस अपनाते हैं। एक बार में मान लीजिए अपने परिवार में 5 लोग हैं, तो हम 5-7 बोरी साल भर के लिए खरीद लेते हैं, 5-7 जो भी है, उसको क्या करते हैं हम 5-7 बोरी खरीद लेते हैं, उसको अच्छे से सुखाते हैं, फिर उसमें नीम की पत्तियाँ, प्याज, कुछ दवाइयाँ वगैरह रख के टंकियों में रख देते हैं। उससे क्या होता है, कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। यदि हमने मान लीजिए उसको गीला ही रख दिया, नमी युक्त रख दिया, नमी थी उसमें, तो फिर वो खराब हो जाएगा गेहूँ जो भी आप लोग उसके अंदर भंडारण कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे इसके अगर उसमें नमी बनी रहेगी तो अंकुरित भी हो सकता है। अब कौन सी फसल में चीज़ में कितना क्या रहता है, वो सब आप देखिए। ठीक है, कौन सी चीज़ में कितना न्यूट्रिशंस रहता है। अब देखो, वसा, प्रोटीन, शक्कर, खनिज, जल और विटामिन, ठीक है ना, ये किस में ज़्यादा होते हैं, है ना। ये यहाँ पे अपने पास आ चुका है एक, तो इसमें देखते हैं। तो अपने पास सबसे पहले गाय का दूध बोले पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो फैट कम होता है इसमें, प्रोटीन भी ठीक ठाक रहता है। शक्कर मानी जिसे आप, जो लोग डायबिटीज वाले हैं वो भी आसानी से पी सकते हैं। खनिज तत्व भी 0.7 होता है। जल 87% होता है। विटामिन की तो कमी नहीं है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, डी और ई विटामिन फुल मिलता है आपको। ठीक है, अगर आप अंडा खाएंगे तो आपको 12 वसा मिलेगी, 12 ग्राम मान लीजिए प्रति कुछ ग्राम में होगा ये। ठीक है ना, तो 12 ग्राम, अगर आप 1 किलो
मतलब 12.12, इससे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, प्रोटीन भी भरपूर मिलती है, इससे 4 गुना मिलती है। और इसके अंदर ये शक्कर तो मिलने की संभावना नहीं है। और खनिज भी ठीक ठाक है। जल भी इसके अंदर कम मात्रा में मिलता है, 287 है, 74 ही रह गया। विटामिन B2 और विटामिन डी इसके अंदर अवेलेबल होती है अंडे में। मांस खाओगे तो सबसे ज़्यादा भाई साहब प्रोटीन इसी में मिलता है। ठीक है ना, इसमें इसी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है इसमें, मांस में। अब मांस मछली जो भी हो गया, ठीक है, इसके अंदर भी ठीक ठाक प्रोटीन मिलता है, 19 मिलता है, वसा भी मिलता है ना। क्या अपनी जो मसल्स है उसकी ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन ज़रूरी है। तो ये अपना NCERT का था, और इसमें सब कुछ खूब अच्छी मात्रा में हमें अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब आ गया पशुपालन। क्या आ चुका है भाई, पशुपालन। अब मेरे भाई पशुपालन में पशु कृषि, पशुपालन करना ही क्या कहलाता है, पशु कृषि कहलाता है, ये समझ लीजिए। या पशुओं के साथ साथ कृषि करना पशुपालन कहला सकता है, ये समझ लीजिए। तो पशुपालन हम क्यों करते हैं, देखो अब अगर हम कृषि करते हैं तो कृषि के साथ साथ हम पशु भी पाल लेते हैं, क्योंकि कृषि जब हम करेंगे उसमें काफ़ी सारा चारा मिल जाएगा, हरा चारा मिल जाएगा। तो वहाँ से जो लेकर आएंगे उनको पशुओं को डाल देंगे, अपनी खेती भी हो जाएगी। पशु जो काटने के बाद उसका तोड़ा मिलेगा या कुट्टी मिलेगी, जो भी मिलेगा, भूसा मिलेगा, वो जानवरों को रख देंगे, तो दोनों तरफ पैरेलल चीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें खर्चा भी कम आता है। अगर अलग से अपने पास खेती नहीं है, अलग से हम पशु पाल रहे हैं, तो बहुत महंगा पड़ जाता है। ठीक है ना। अब इसमें पशुपालन के अंदर भी दूध उत्पादन करने के लिए भी करते हैं, इनको बेचते भी हैं। अच्छी नस्ल, जैसे अच्छी नस्ल के लिए रेड सिंधी हो गई, साहिवाल गायें हो गई, लाल वाली होते हैं ना वो, ये थोड़ी ठीक ठाक नस्ल की रहती है। वैसे जर्सी रहती है, लेकिन इनके अंदर बोला जाता है दूध की जो फैट है, फैट कम रह जाता है, इसमें प्रोटीन कम हो जाती है। अगर हम ये जो बहुत ज़्यादा दूध देने वाले अगर गाय रखते हैं तो उसमें फैट की कमी आती है, प्रोटीन की कमी आती है। दूध की मात्रा तो हमें ज़्यादा मिलती है, लेकिन इन चीज़ों की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्रियाकलाप तो हमें करने ही नहीं है, क्रियाकलाप तो हमें करने ही नहीं है। आगे चलते हैं भाई। कुटकुट पालन हो गया, पशुपालन हमने देख लिया है। ठीक है ना, पशुपालन तो समझ लिया है। पशुपालन में क्या है, गाय है, भैंस है, बकरी है। ठीक है, यही पशुपालन आ जाता है, यही है। गाय भैंस और बकरी पालन को ही पशुपालन कहते हैं, अगर आप लोग ये पालते हैं तो। ठीक है, ऊँट भी है, काफ़ी सारे और भी हैं। अब कुटकुट पालन है। आजकल आजीविका चलाने के लिए लोग बाग क्या है, कुटकुट पालन या फिर क्या है, मुर्गी फार्म भी खोल रहे हैं। आजीविका चलाना बेहतर हो गया, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई, इसके लिए ज़रूरत ये मान लो बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग आदमी अपना टारगेट ढूंढता है कि भाई हम किस प्रकार से मार्केट को विकसित करें, किस प्रकार से हम इसको चलाएं। तो यहाँ पर हमें कुटकुट पालन काफ़ी सारे लोग करने लग गए आजकल। ठीक है ना, बहुत कम, अपने यहाँ तो नहीं है खैर। क्यों करते हैं, अंडा उत्पादन के लिए। और अंडे का अंडे सेल कर दो, और मुर्गियाँ सेल कर दो, मुर्गे सेल कर दो, मीट पर्पज से। ठीक है, तो कुटकुट पालन में काफ़ी सारी, ये मानो कि पर मुर्गी पर डे का 10 रुपये का खर्चा आता है, समझ लीजिए। ठीक है ना, पर मुर्गी पर डे का कितने रुपए का खर्चा आता है, 10 रुपये का खर्चा आता है पालन के अंदर। तो उससे क्या है, एक तो मुर्गे की ग्रोथ भी बढ़ रही है, तो 10 रुपये खा रहा है तो मतलब उसकी ग्रोथ भी बढ़ रही है ना, रख रखाव पर डे का हो रहा है। तो अगर पर डे का एक मुर्गी रख रहे हो तो एक अंडा दे रहा है, देसी वाला रख रहे हो एक अंडा दे रहा है, तो एक अंडा बिक जाता है मार्केट में। वैसे अभी गाँव के अंदर 60 रुपये का बिक रहा है, 50 का बिक रहा है, 40 का बिक रहा है। यदि आप थोक में 30 का भी बेच देते हो बहुत सारे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 रुपये पर अंडे के हिसाब से बच रहा है। ठीक है, यदि आप 200 मुर्गा मुर्गी रखते हो, 200 मुर्गियाँ रखते हो, 100 अंडे का उत्पादन होता है पर डे, तो 100 अंडे का मान लीजिए आपने 20 रुपये के हिसाब से भी उनको सेल कर दिया, तो अभी कितने का होएगा, 2000 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, 2000 रुपये के अंदर से मान लीजिए 1000 खर्चे का चला गया, उनको खिला दिया, तब भी अपने पास 1000 रुपये बच जाता है। माइनर बहुत मैंने कम कर के लगाया, अगर आप 200 मुर्गा मुर्गी भी का भी पालन करते हो तो। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, बचत हो जाती है। अब इनमें भी अलग अलग किस्में हैं, जैसे ये हो आपका असील हो गया, एक ऐसा ही होता है, एक काला काला ही होता है, कड़कनाथ भी होता है। बोला कि कैंसर के जो रोगी होते हैं उनको खिलाया जाता है, तो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है कैंसर के लिए, है ना, एंटीबायोटिक पैदा होती है।
तो वो भी 1500 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो ऐसा कुछ बिकता है। 1500 रुपये किलो बोलते हैं लोग, 1000 भी मान लो तब भी क्या दिक्कत है, ठीक है ना। नॉर्मल सफ़ेद अगर मुर्गी पालते हो, लेग हर्न जिसे हम बोलते हैं, इनकी भी आजकल काफ़ी सारी वैरायटी है। सोनालिका कुछ ऐसे करके है ना। ये तो लेग हंस हो गया, ये हसील हो गया, जिसकी गर्दन पे ने बाल कम रहते हैं, इसकी गर्दन पे हसील पे बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं ये, ठीक है हसील। एक हो गया डबल एफ जी हो गया, ठीक है, डबल एफ जी, डबल एफ जी करके हो गया। देसी हो गया। फार्मी ऐसे होते हैं, फार्मी, फार्मी मीट पर्पज से उत्पादित किए जाते हैं। किस पर्पज से किए जाते हैं? मीट पर्पज से किए जाते हैं। किस पर्पज से किए जाते हैं? फार्मी मीट पर्पज से किए जाते हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स हैं, मैं एक बार हेलो हेलो, चलिए। तो काफ़ी सारा पर्पज है और पाला जाता है, लोग पालन करते हैं कुट कुट का भी, ठीक है। और ये इसके प्रकार है, अभी मैंने आपके कौन कौन से लाए, कौन से बता दिया, असील बता दिया, डबल एफ जी हो गया, देसी हो गया, और भी काफ़ी सारी प्रकार की टाइप नस्लें हैं, ठीक है। और एक और हो गया ब्रोलर, ठीक है ना। ब्रोलर कुछ है, चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए जब लेकर आए तो। और ब्लोरर ब्लोरर या ब्रोलर माता पिता द्वारा चूजे के व्यवसाय उत्पादन हेतु रख सकते हैं आप लोग। देसी का ज़्यादा क्रेज है कि लोग बाग देसी मुर्गे पालन ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च ताप को सहन करने वाली क्षमता होनी चाहिए, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता हो, और अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उत्पादन उपयोगोत्पादन से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सके। अब तो ये थोड़ी है, जैसे बतख पालन भी कर सकते हो आप लोग, है ना। बतख पालन का भी है, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा कि आप लोग कर सकते हैं, मतलब लोग जो किसान है बतख पालन भी करते हैं, बटेर पालन भी करते हैं, कबूतर भी पालते हैं आजकल लोग बेचने के लिए, खरगोश पालन भी करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन देने वाला होता है? यही मुर्गी पालन, ठीक है। परंतु ये जो करते हैं तो इनके लिए सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी किस्म लेकर आनी है, अंडे के लिए लेकर आनी है, मीट पर्पज के लिए लेकर आनी है, किस पर्पज के लिए हमें रखनी है इसको। अंडे के लिए रखनी है तो अच्छी नस्ल के रखें, जिससे कि ज़्यादा अंडे देने वाले रखें, है ना। ऐसी मुर्गे, देसी मुर्गियाँ रखनी चाहिए, ठीक है। और सभी चीज़ों के अंदर आगे आगे अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन, मानी ब्रॉयलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। इनकी मृत्यु दर कम रखने और इनके पंख और मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। इन्हें ब्रॉयलर के रूप में भी उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए भी विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणाली बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इसके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव करना भी आवश्यक होता है। बचाव करना भी क्या होता है? आवश्यक होता है। ब्रॉयलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकता अंडे देने वाले कुटकुटों से कुछ भिन्न होती है। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कुटकुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा अधिक होती है। विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अब काफ़ी सारी बीमारियां हैं, उनसे हमें दूर रखना चाहिए, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी, पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार की रोग हो जाती है
सफाई तथा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। मेन रीज़न है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है ना, कोई भी अगर आप लोग मतलब ये जो लोग रखते हैं उसका विशेष ध्यान रखते हैं नमी की, मतलब उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नीचे की जो लेयर, नीचे की जो फर्श करें ऐसी करनी चाहिए जो कि गीली नहीं रहे, उसमें पानी फैला हुआ नहीं रहना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी इतना ही होना चाहिए कि वो केवल पी सके। ठीक है ना, गीले नहीं होनी चाहिए कोई भी उसके अंदर जो पक्षी हैं, क्योंकि अगर गीले रहेंगे तो उससे काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया विषाणु वगैरह वो जनरेट होंगे, बीमार होंगे, और रानीखेत जैसी बीमारियां बहुत इनको पूरे को ख़त्म करने वाली ऐसी बीमारियां हैं, तो उनके लिए पहले से टीके लगा देने बहुत ज़रूरी होने चाहिए। ठीक है, रोगाणुनाशी हो गया, छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रमित रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना भी चाहिए, जिससे महामारी से ये ग्रसित न हो। इन सावधानियों को बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है। ठीक है, तो कुक्कुट पालन के बाद मत्स्य पालन हो गया, मछली पालन हो गया। मछली पालन में भी लोग बाग कई प्रकार के मछली पालन कर रहे हैं। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पंखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ, प्रॉन हो गया तथा मोलस्क सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं, एक प्राकृतिक स्रोत जिसे हम मछली पकड़ना कहते हैं, तथा दूसरा होता है पालन या मछली संवर्धन। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल लवणीय जल है। लवणीय जल नदियाँ तथा तालाबों में होते हैं, इसलिए मछलियाँ पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिकी तंत्रों में किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्रों में किया जा सकता है। मछली के भी कई प्रकार है ना। ठीक है, आगे आ गया समुद्री मत्स्य। समुद्री मत्स्य में तो देखो अपना समुद्री एरिया काफ़ी सारा है, वहाँ से लोग मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। कई प्रकार की क्वालिटी की मछलियाँ होती हैं, मार्केट में लाके उनको बेच देते हैं। गहरे पानी में अलग मछलियाँ मिलती है। अब कौन कौन सी मछलियाँ मिलती है? प्रोम्फ्रेंट हो गई, मैकलॉर्न हो गए, टूना हो गए, सारटाइन हो गई, बांडेड पाम्बे डक हो गया। समुद्री मछलियां पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नावों के से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों को बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछलियों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सैटेलाइट का भी मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। बोलो, कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख है मुलेट हो गया, मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, पंखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा हो गया, प्रॉन, झींगा मानी प्रॉन, मछल, ऑस्टर तथा एवं साथ ही समुद्री खरपतवार। ऑस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें उत्पादन होती है। यहाँ पर जो दी गई है आपकी कौन सी है? एक तो पीनस मॉन्डोन्स समुद्री मछली है ये भी, और ये भी है मैक्रोब्रेकियम रोजेनवर्गी, ये मछलियाँ हैं। आगे अंतःस्थलीय मत्स्य पालन। अंतःस्थलीय माने समुद्र को छोड़ के जो मछली पालन होता है अंतःस्थलीय मछली पालन कहलाता है। नदियों में हो गया, झीलों में हो गया, तालाबों में हो गया, लेगून में हो गया। ठीक है, वहाँ भंडारण भी कर लिया जाता है, समुद्रों से पकड़ के वहाँ डाल देते हैं। ठीक है, वहाँ पे इनका संवर्धन किया जाता है, पाला जाता है। ठीक है, बच्चे उत्पादित किए जाते हैं वहाँ पे और बेचे जाते हैं। ठीक है ना, तो कई प्रकार की है यहाँ पे, और भी मछलियाँ अपने पास ये हैं, है ना। राऊ, कतला, थापड़ेल, पता नहीं कौन कौन सी बोलते हैं, कटला हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, रोहू हो गया, ग्रास कॉपर हो गया, मरगल हो गया, कॉमन सर्फ हो गया। ठीक है, लाल मछली भी आजकल मिलती नहीं कहीं पे, तो वो हो गई। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके अंदर। नस्ल सुधार के लिए भी इनमें भी काम किया जाता है। आगे आ गया मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में शहद बेचने के लिए लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। शहद भी काफ़ी महंगा जब बिकता है, अच्छी क्वालिटी का है तो कृषि के साथ साथ उन पीपों को भी रख दिया जाता है जिससे कि मछली पालन अच्छे से मधुमक्खी पालन हो सके। ठीक है, तो इसमें
ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कुछ पिप आते हैं मधुमक्खी पालन के, ये डब्बे आते हैं, इनमें आप लोग इनको रख, मधुमक्खी के छत्तों की मधुवाटिका में, और मधु निष्कर्षण मानी शहद निकालने की कुछ है ये सिस्टम, ये मधु निष्कर्षण है। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरना इंडिका, सामान्य भारतीय मक्खी एपिस, और हो गया आपका एपिस डोरसेटा, एक सेल मक्खी होती है, तथा एपिस फ्लोरी लिटिल मक्खी का उपयोग करते हैं। एक इटली मक्खी एपिस मेलिफेरा का उपयोग मधु के उत्पादन के बढ़ावे के लिए किया जाता है। व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और बस थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है। फूलों का शहद चूस के ये क्या होते हैं, मक्खी क्या करती है, मधु इकट्ठा करती है। इटली मक्खी में मधु एकत्रित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे डंक भी कम मारती हैं। वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती हैं और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधुवाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों के चरागाह, अर्थात उनको मधु एकत्रित करने के लिए उपलब्ध पुष्पों पर निर्भर करती है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्रित करती हैं। चरागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छा स्वाद होगा। ये इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये इसके अभ्यास प्रश्न है। आपकी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, माने आपकी जो चैप्टर है ख़त्म हो गया है। हमें इसे नॉर्मल वे में सीखा है। अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन है उसका वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।